हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल आपके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया, बिल्कुल। सुपर कोच आनंद पाठक जी। क्या बात है। As soon as I see you, all my negative thoughts fly away। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। एक्सेप्ट द ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेड। चैंपियन ट्रॉफी जीत गए सर। बहुत बढ़िया। खुश लग रहे हो आप बहुत हैं। सही में सर, आपको देख के स्ट्रेस चला जाता है। गुड इवनिंग जी। Sir, for becoming life coach, is it compulsory to have a good physical appearance? कंपलसरी तो कैसे होगा मतलब? कोई स्कूल का यूनिफॉर्म थोड़ी है जो कोई कंपल्शन लगाएगा कौन? जब कोई चीज कंपलसरी होती है तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना जो उसे कंपलसरी करेगी। कंपलसरी कुछ भी नहीं है। मगर एडवांटेज तो है ना कि आप अगर फिट हो तो फिट व्यक्ति से लोग एक और एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन आप किसी के लिए क्रिएट कर रहे हो ना, अगर आप फिट हो तो। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब दिखने में कैसे हो वो नहीं होता है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है आप फिट हो के नहीं हो। राइट। Today I got an opportunity to conduct a lecture on habit mastery for small company staff in Silvassa. Just copied your lecture. I made PPT from that. Everyone really appreciated. Thanks and gratitude. बहुत बढ़िया। आपकी कामनेस इज टू गुड। मुझे भी ऐसे ही काम एंड स्माइलिंग हमेशा रहना है। चलिए जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। लास्ट सेशन मिस मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग ले लेना। रिकॉर्डिंग आई होगी आपके ग्रुप में, ठीक है। कोई भी सेशन अगर मिस होता है तो मेक श्योर टाइम पे रिकॉर्डिंग देख लो। वेट मत करो उसका। कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन एडी प्लस ऑडियो पर्सन? क्या लाइट थ्रो करूँ इसमें एडी ऑडियो पे? एडी इज ऑडियो डिजिटल। ऑडियो डिजिटल व्यक्ति है। हम चारों का ही कॉम्बिनेशन होता है मगर एक हमारी डोमिनेटिंग होती है। तो जो एडी भी होते हैं, जो ऑडियो भी होते हैं, ये कई बार कवि बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कुमार विश्वास को देखें। कुमार विश्वास एडी प्लस ऑडियो है। बहुत से कॉमेडियन आपको मिल जाएंगे जो एडी प्लस ऑडियो होते हैं। जो कॉमेडी में उनके लॉजिक भी होता है और साथ में बोलना उनकी
ज्यादा बढ़िया कैपेसिटी होती है। आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। जिन्होंने पहले अटेंड किया वो फिर से रिपीट करें, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो पहली बार पढ़ने का आनंद लें। कितने लोगों को लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आपको पता है कि मेरे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा टास्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो मुझे अभी करना चाहिए। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट, एंड देन यू फील गिल्टी अबाउट इट। देन यू सेल्फ क्रिटिसाइज, क्यों ऐसा करता हूं मैं, दिक्कत क्या है मेरे साथ। अगली बार तो पक्का टाइम पे कर लूंगा, लेकिन जब अगली बार आती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखा गया है कि विश्व भर में 70 से 80%, 70 to 80% लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इंडिविजुअल नहीं है, बहुत यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सली चल रही है। मुझे बताओ, अगर आपके जीवन से प्रोक्रेस्टिनेशन हटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन पे? हाउ इट विल चेंज योर लाइफ? इमेजिन दैट यू आर ऑलवेज प्रोएक्टिव, and if you are able to eliminate procrastination, how it will impact your life, your career, your business, your financial life, your health, your business career, what impact it will have if you become a person जो हमेशा प्रोएक्टिव है, सभी काम टाइम पे फिनिश करता है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है काम को कल पे टालने का। वी वुड बी मोर प्रोडक्टिव, वेरी गुड, बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, बेटर रिलेशनशिप होंगे, ज्यादा अच्छे से आप ग्रो कर सकोगे। I will be 100% proactive and achieve my dream job, life and growth. लेस स्ट्रेस होगा, एंजाइटी वो जो होती है एंड टाइम पे वो नहीं होगा, स्ट्रेस चला जाएगा, गोल्स अचीव करेंगे, अवेयरनेस इंक्रीज होगी। शिल्पी करियर, यू आर ब्रिंगिंग अवर फोकस ऑन आउटकम नाउ। हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप विल बी नो मोर, लिव द लाइफ एट फुलेस्ट एक्शन। जी बिल्कुल। प्रोकेस्टिनेशन क्या करता है, देखिए प्रोकेस्टिनेशन क्यों डेंजरस है, पहले थोड़ा इसको, इसके नेचर को समझते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे पहली चीज क्या करता है, इट किल्स योर टाइम, इट किल्स योर पोटेंशियल, इट किल्स योर मोमेंटम। प्रोक्रेस्टिनेशन, हर एक आइडिया जब आपको आता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, उस आइडिया में अपना एक मोमेंटम होता है, अपनी एक एनर्जी होती है उस आइडिया की। लेकिन जब आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो एनर्जी शिथिल पड़ जाती है, डाउन हो जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन फीड्स योर इनर्शिया, हम सबके अंदर एक इनर्शिया है, इनर्शिया न्यूटन ने बताया था ना, दैट थिंग्स इन मोशन विल स्टे इन मोशन, थिंग्स इन रेस्ट टेंड टू स्टे इन रेस्ट। तो हमारे इनर्शिया को फीड करता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जब पड़ जाती है तो इट किल्स योर आइडियाज, ये आपके आइडिया को किल कर देता है, आपके ड्रीम को किल कर देता है, आपके मोमेंटम को किल कर देता है, इट किल्स अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज को किल करता है।
आपने नोटिस किया कई बार आप शायद किसी टॉपिक पे किताब लिखना चाहते थे, किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहते थे, किसी टॉपिक पे यूट्यूब का वीडियो बनाना चाहते थे, या फिर कि कोई स्टार्टअप, आप किसी आइडिया पे आप स्टार्टअप या बिजनेस खोलना चाहते थे, आप सिर्फ सोचते रह गए, कोई और कर गया उसे। किया है, कितनों ने ऑब्जर्व किया है दैट इट, बिकॉज ऑफ कल करूंगा बाद में करूंगा, आपने अपॉर्चुनिटी खो दी और कोई और करके चला गया। शायद कॉलेज में किसी से प्यार करते थे, प्रोकेशनेट ही करते रहे, कल बताऊंगा कल बताऊंगा, आपके बताने से पहले कोई और बता के चला गया। राइट। छूट गई ना फिर ट्रेन आपकी। तो प्रोकेस्टिनेशन अपॉर्चुनिटीज को किल करता है, मोमेंटम को किल करता है, आइडियाज ड्रीम्स को किल करता है, या आपके कंफर्ट जोन को फीड करता है, इनर्शिया को फीड करता है। प्रोकेस्टिनेशन आपको एक अनरिलायबल व्यक्ति बना देता है, ये आपकी गुडविल पे भी अटैक करेगा। जब आप बार बार कोई प्रोजेक्ट लेते हो और उसको टाइम पे फिनिश नहीं करते, आप अगर बार बार क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लेते हो और उसे टाइम पे फिनिश नहीं करते, प्रोडक्ट की डिलीवरी सर्विस टाइम पे डिलीवर नहीं करते, तो आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। सो इट विल डिस्ट्रॉय योर क्रेडिबिलिटी, इट विल डिस्ट्रॉय योर गुडविल। और जब प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होगा तो आप लगातार एक गिल्ट में जिएंगे, जिस गिल्ट को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी गिल्ट। प्रोडक्टिविटी गिल्ट क्या है दोस्तों, कि जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपको पता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए करना, फिर भी आप जब उन्हें नहीं करते हैं तो आप लगातार खुद के साथ एक नाराजगी में रहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा रह लेंगे तो आप खुद की नजर में गिरने लगेंगे। मैंने पहले भी कहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे सुखद एक्सपीरियंस होता है जब वो अपनी नजर में उठने लगता है, और सबसे दुखद होता है जब वो अपनी नजर में गिरने लगता है। राइट। तो जब आप अपनी नजर से गिरने लगते हो ना, तो आपको शेम फीलिंग आती है, शेम ऑन यू, कि आप खुद ही खुद को शेम ऑन यू बोलने लग जाते हो कि कितना शेमफुल है ये, कि तुझसे ये भी नहीं होता है। अब जो व्यक्ति अंदर गिल्ट लेके चल रहा है, शेम लेके चल रहा है, इनर्शिया लेके चल रहा है, अब ये व्यक्ति क्या करेगा? कुछ करेगा ये अब? बताइए। तो जो पोटेंशियल ये लेके आया था, शायद इसमें काबिलियत थी, एक पोटेंशियल था कुछ अच्छा बड़ा कर देने का, लेकिन नहीं करा इसने, क्योंकि पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच में एक्शन है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो एक्शन को तो हटा ही लेगा, तो पोटेंशियल पोटेंशियल ही रह जाएगा बस, परफॉर्मेंस कहाँ आएगी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इस पे हमें थोड़ा डीप में इसको समझना भी चाहिए, और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इसमें से बाहर निकलें और एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने। मैंने अपने पॉडकास्ट पे 100 से ज़्यादा गेस्ट को बुलाया, जिसमें कई ओलंपियन भी हैं, कई बॉलीवुड्स हैं, कई पॉलिटिशियन हैं, कई स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। उन सब में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, वो ये कि उन सब के अंदर एक क्वालिटी है जिसे आप कहते हैं प्रोएक्टिव। ये सब बहुत क्विक डिसीजन मेकर है। मैं मनी की क्लास में बताता हूँ दैट मनी लव्स स्पीड। पैसा उन्हीं के पास में आता है जो डिसीजन मेकिंग में स्पीड रखते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ये सोचते हैं, कल करता हूँ परसों करता हूँ, इसमें जो रहते हैं, ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। जो डिसीजन मेकर होते हैं उनमें क्लैरिटी होती है, वो इमीडिएट स्पीड से डिसीजंस लेते हैं, तो प्रोएक्टिव है वो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक हाई परफॉर्मर की, एक हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति की। प्रोक्रेस्टिनेशन आप दो तरीके से अपनी लाइफ में देखेंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को, आप जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में होंगे, दो चीजों के रूप में प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सप्रेस करता है।
एक होता है आवाज की फॉर्म में, ऑडियो में रहता है, जो हम वीए के पढ़ते हैं। तो प्रोकेस्टिनेशन ऑडियो में पड़ा हुआ है। ऑडियो में कब पड़ा हुआ है? जब भी आपके अंदर प्रोकेस्टिनेशन है, तो सपोज आपको लैपटॉप खोल के अपनी किताब के लिए कुछ चैप्टर्स लिखने हैं, तो आपको ये विचार आया कि मैं जाकर के चैप्टर्स, एकदम से याद आया कि मुझे किताब खोल करके, मुझे लैपटॉप खोल के उसके ऊपर किताब लिखनी है। तो जैसे ये विचार आया, आपके ब्रेन ने क्या कहा? एकदम से आपको कहा अभी नहीं, बाद में करेंगे। अभी नहीं, बाद में करेंगे। अभी नहीं करना, अभी तो बहुत टाइम है ना, रात को कर लूंगा, कल कर लूंगा। यस और नो? जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, देर इज अ लिटिल वॉइस इन योर हेड, दैट वॉइस इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। अब वो बाद कल हो सकता है, शाम को हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है। तो आप नोटिस करते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज अबाउट गिविंग इम्पोर्टेंस टू टुमारो। प्रोक्रेस्टिनेशन आपके फोकस को कल पे शिफ्ट करता है। कल करेंगे। कल आता है क्या? हम्म। कल आया किसी का? कल की खास बात पता क्या है? आता सिर्फ आज है। कल तो आता ही नहीं है, क्योंकि कल जैसे ही आता है वो आज बन जाता है। आपने नोटिस किया कि कल कभी नहीं आता, क्योंकि जिसको आप कहते हो कि कल आ गया, उसके आते ही वो आज हो जाता है। तो आप कल में तो जी नहीं सकते, आप आज में ही जी सकते हो, बस आज ही है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप अंदर एक एक्सक्यूज बनाएंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे। बट इफ आई एक्ट फास्ट, आई एम फर्स्ट वन टू मेक मिस्टेक। यस, हो सकता है फर्स्ट वन टू मेक मिस्टेक, बट यू कुड बी फर्स्ट वन टू सक्सीड भी हो सकता है। यू चूज, आप चूज करें। तो एक तो रहेगा आवाज की फॉर्म में। तो आवाज ज्यादातर क्या है? कल करते हैं, बाद में करते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। एडी व्यक्तियों के अंदर ये आवाज थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड होती है, क्योंकि एडी व्यक्ति ना उस गिल्ट में भी नहीं जाना चाहता। तो वो अपनी आवाज को इतना सिस्टमेटिकली मोल्ड करता है कि गिल्ट भी ना आए और प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो जाए। तो एडी व्यक्ति की आवाज पता है क्या होती है? यार, अभी ऐसा करता हूँ, किताब कैसे लिखते हैं उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, लिख बाद में लूंगा। यानी कि ये मोर इंपॉर्टेंट टास्क को लेस इंपॉर्टेंट टास्क से रिप्लेस कर लेता है, ताकि अपने ब्रेन को जस्टिफिकेशन दे सके, खाली तो नहीं बैठा था। आज जिम जाना है। यार, आज ऐसा करता हूँ, आज जिम नहीं जाता, आज जाके जिम के कपड़ों के लिए शॉपिंग करके आ जाता हूँ। वो भी तो निपटाना है यार, जूते भी लेने थे, टी शर्ट भी लेनी थी, तो आज शॉपिंग कर आता हूँ मैं। जिम कल चल जाएंगे, अब ये शॉपिंग करने जाएगा। अब इसको कोई गिल्टी नहीं है। ठीक है। यस और नो? ये है एडी। तो आप नोटिस कीजिएगा, हमेशा आप एक मोर इम्पोर्टेंट टास्क को किसी लेस इम्पोर्टेंट टास्क के साथ में लिंक करके उस पे लग जाएंगे। ये वही लोग हैं जो जब स्कूल में, कॉलेज में थे, जब इन्होंने तय किया था कि 8 बजे पढ़ाई करनी है,
तो जब 8 बजे पढ़ाई का टाइम हुआ तो एकदम से इनको अखबार दिख गया और इन्होंने कहा पहले अखबार पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, फिर किताब पढ़ लूंगा। राइट। बट लर्निंग टू राइट अ बुक इज इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर 8 बजे आपने बुक लिखने का टाइम क्यों तय किया? ये टाइम तय करते हैं ना कि 8 से 9 लर्निंग करूंगा, ये क्यों नहीं किया था फिर? हाँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग ये है ना कि जो काम जिस टाइम पे किया उसको उस समय ना करना, यही तो प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो अगर आप 10 बजे आपको किताब पढ़ना था, किताब लिखना था, उस टाइम पे आप कह रहे हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख करके सीख लेता हूँ, तो ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही हुआ ना। पहले क्यों नहीं सीखा? ठीक है। यही सब कहानियां तो कहते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं यही तो कहानियां लेके आते हैं। एग्जैक्टली वो यही कहेगा लर्निंग भी तो इम्पोर्टेंट है। पर लर्निंग इंपॉर्टेंट थी तो 10 बजे फिर लर्निंग का ही टास्क रखते हैं ना आप। लिखने का टास्क क्यों रखा था फिर? राइट। तो एडी व्यक्ति क्या करता है, एक मोर इम्पोर्टेंट टास्क को लेस इम्पोर्टेंट से सब्सिट्यूट कर देता है। ठीक है। जिम की मेंबरशिप लेने जानी थी, वो लेने तो नहीं जा रहा, और फेसबुक पे जाके दो चार, इंस्टाग्राम पे जाके दो चार जिम वाले इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर ले रहा है, कि फॉलो करके इनका कंटेंट देख लेता हूँ जरा कि ये लोग कैसा बना रहे हैं। तो ये हमेशा आप देखिएगा एक मोर इम्पोर्टेंट टास्क को लेस इम्पोर्टेंट से सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करके काम को टाल देगा। तो ये एक तो रहा आवाज। सर बस करो, अब क्या बच्चे की जान लोगे? घोड़े ना 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हॉर्सेस जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है, जब ऊपर जॉकी बैठा है ना, उसको अगर रेस बढ़वानी है कि तेज भाग, तो सिर्फ उसके पास जो स्टिक है उस स्टिक को पीछे ले जाता है। वो जो पीछे जाने का मूवमेंट है, वो घोड़ा सिर्फ उस मूवमेंट को समझ जाता है और अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। दूसरे प्रकार के घोड़े होते हैं जो स्टिक पीछे ले जाने के मूवमेंट को नहीं समझते, लेकिन जैसे ही स्टिक आगे की तरफ आ रही है उस मूवमेंट को समझ के स्पीड बढ़ा लेता है। तो फिर जॉकी को डंडा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पीछे ले जाके हल्का सा आगे लाता है, वो मूवमेंट समझ के अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। फिर तीसरा घोड़ा होता है, उसको स्टिक टच होनी चाहिए स्किन पे, जब तक टच नहीं होगी तब तक वो स्पीड नहीं बढ़ाएगा। तो जो जॉकी है वो डंडा ऊपर ले जाता है, फिर डंडा हल्की सी स्पीड में उसके लगा भी देता है, टकरा भी देता है। और चौथे घोड़े होते हैं, वो होते हैं कि जब तक करंट स्पाइन में ना पहुंचे, रीढ़ की हड्डी में ना घुसे दर्द, तब तक वो हिलते नहीं है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में 4 प्रकार के घोड़े बैठे रहते हैं। ठीक है। तो जब आपको लगे ना मैं बच्चे की जान ले रहा हूं, तो समझो कि वो मैं चौथा जो घोड़ा है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि सबको साथ लेके चलना है ना। तो ये तो रहा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें सिर्फ आवाज है। फिर है सेकंड टाइप, दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन दोस्तों है जहां पे कोई आवाज तो नहीं है, बट देर इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। इसे कहते हैं नेगेटिव के। ये प्रोक्रेस्टिनेशन किस में है? के में है। जैसे ही आप टास्क के बारे में सोचते हो,
और आपके अंदर एक नेगेटिव के पैदा हो जाता है, एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। यू जस्ट थिंक अबाउट डूइंग द टास्क एंड देन देर इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इनसाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट यू डोंट डू इट। तो आप देखें जरा, एनएलपी में एक टॉपिक होता है स्ट्रेटेजीज, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक होता है, तो जो लोग प्रोफेशनल कोचिंग करते हैं उन्हें ही उसे सीखने की जरूरत होती है। सबके लिए वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की ना एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आपका ब्रेन ना एक स्पेसिफिक वीएके का सीक्वेंस यूज करता है। जब भी वो किसी पैटर्न को रिपीट करता है ना, तो हमेशा एक वीएके का सीक्वेंस होगा उसका, जिस सीक्वेंस को हमेशा रिपीट करेगा किसी भी पैटर्न के लिए। आपके ब्रेन के अंदर वो हमेशा एक वीएके का सीक्वेंस रन करता है, अगर वो ध्यान से ऑब्जर्व करने पे आपको पता चलता है। तो जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन का जो स्ट्रेटेजी है आपके ब्रेन का, वो आप देखें कैसे होता है कि सपोज आपको बाहर से किसी ने आवाज दी, ऑडियो एक्सटर्नल आया। AEX का मतलब ऑडियो एक्सटर्नल। किसी ने बाहर से आपको आवाज दी कि भाई छत पे जाके नल बंद करके आ जा, या फिर छत पे जाके टंकी चेक करके आ जा। ऑडियो एक्सटर्नल आया। ऑडियो एक्सटर्नल जैसे ही आपने सुना, आपने अंदर ऑडियो इंटरनल पैदा किया, आपने अपने मन में एक आवाज करी, यार अभी नहीं जाना मुझे, बाद में जाऊंगा। यहाँ पे क्या आया? अभी नहीं, बाद में। ठीक है, एक ऑडियो आया। या फिर पहले ये कर लेता हूँ फिर वो कर लूंगा, ऑडियो इंटरनल आया। इस ऑडियो इंटरनल के बाद में आपके अंदर एक के इंटरनल नेगेटिव पैदा हुआ, एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट पैदा हुई उस काम को लेकर के। जब भी रूल देखें, रूल क्या है? किसी भी चीज के लिए अगर के इंटरनल नेगेटिव है, तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अवॉइडेंस, एंड के इंटरनल पॉजिटिव है, दिस इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, या फिर एक्शन। तो जब आप किसी चीज को कहते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूं जिम जाने के लिए, तो मोटिवेटेड मतलब क्या हो रहा है? जिम जाने का ख्याल आपके अंदर के इंटरनल पॉजिटिव पैदा कर रहा है। तो के इंटरनल पॉजिटिव है, किसी से मिलने का ख्याल आपके अंदर के इंटरनल पॉजिटिव है। तो जब के इंटरनल पॉजिटिव बने, तो आप उस कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। और जब के इंटरनल नेगेटिव बने, तो आप उस कार्य को अवॉइड करेंगे हमेशा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या हो रहा है? के इंटरनल नेगेटिव बन रहा है अल्टीमेटली। क्लियर है जी? कई बार क्या होगा, आपने कपड़े बिखरे हुए देखे, विजुअल एक्सटर्नल आया। बाहर बेड पे कपड़े बिखरे हुए थे, विजुअल एक्सटर्नल। विजुअल एक्सटर्नल आते ही ऑडियो इंटरनल आया, अभी नहीं बाद में करूंगी। और फिर क्या, इंटरनल नेगेटिव बन गया। और आपने उस काम को टाल के दूसरा काम करना चालू कर दिया, जिसके लिए के इंटरनल नेगेटिव नहीं था, वो काम आप करने लगोगे। क्लियर है जी? अब कई टास्क में क्या होता है, बाहर से ट्रिगर आता है, और ट्रिगर आते ही के इंटरनल नेगेटिव बन जाता है। ये है अवॉइडेंस जो मैंने अभी बताया आपको। ऐसे काम को आप लगातार, तो प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली क्या है? अवॉइडेंस की स्थिति है ना, दैट यू आर अवॉइडिंग समथिंग। आप एक फ्लाइट रिस्पॉन्स में, यू आर ट्राइंग टू escape दैट थिंग। इन दिस मोमेंट आई वांट टू escape दिस थिंग, आई वांट टू अवॉइड दिस, तो आप अवॉइडेंस की स्थिति में ही तो हो। क्लियर है जी? तो ये दो तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर है, के इंटरनल नेगेटिव एंड ए इंटरनल नेगेटिव। एक नेगेटिव आवाज आपके अंदर है, अभी नहीं बाद में करेंगे, या रिप्लेस करेगा, या फिर एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से आप अपने आप को रोकते हैं। ठीक है। अब अगर आवाज की फॉर्म में आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो कौन सी टेक्निक लगनी चाहिए? विच टेक्निक? दोनों भी हो सकते हैं। वेरी गुड। थंब टेक्निक। वेल डन। तो अगर ऑडियो में आ रहा है तो क्या करेंगे? आवाज को रिप्लेस करेंगे। जो आवाज है अभी नहीं बाद में कर लेता हूं, इस आवाज को किससे रिप्लेस करें?
बाद में भी मुझे ही करना है, तो अभी कर लेता हूँ। एटलीस्ट इस बीच की एंजाइटी से तो बचा रहूंगा। अभी और बाद के बीच का जो टाइम है, उस टाइम की गिल्ट से तो बचा रहूंगा, उस टाइम की एंजाइटी से तो बचा रहूंगा। तो जब बाद में भी मुझे ही करना है, तो अभी कर लेता हूँ। तो पता है, जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं ना, उनका यही थॉट प्रोसेस होता है। मेरी आवाज हमेशा यही रहती है, बाद में भी तो मुझे ही करना है। तो इस बीच की एंजाइटी से क्यों गुजरना है? ठीक है। तो आप आवाज को रिप्लेस करो थंब टेक्निक से। अगर के नेगेटिव बन रहा है, उसमें कौन सी टेक्निक लगेगी? बताओ। के को डील करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? पैटर्न ब्रेक टेक्निक। वेरी गुड। पैटर्न ब्रेक टेक्निक। एज इफ नहीं, के इंटरनल नेगेटिव हो तो उसे डील करते हैं हम पैटर्न ब्रेक से। हाउ टू हैंडल के। तो के को हैंडल करना है तो हाउ टू हैंडल के वाली टेक्निक आएगी ना। के को हैंडल करने के लिए पैटर्न ब्रेक है। ठीक है। सर क्या ये जल्दबाजी, जल्दबाजी क्या, आप टाइम पे करना मतलब जल्दबाजी होता है क्या? हम्म? जल्दबाजी कैसे हो गई है? ये तो जो काम आपने टाइम पे तय किया उसको टाइम पे करना है। हाउ इट इज जल्दबाजी? जल्दबाजी तो स्पीड हुई ना, किस स्पीड से आप काम कर रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन तो काम को शुरू करने की टाइमिंग है ना। दैट यू स्टार्ट योर टाइम, यू स्टार्ट योर वर्क ऑन टाइम। तो अगर आपका 8 से 9 आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी थी, तो आपने 8 बजे चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली। इसमें जल्दबाजी क्या होगी? जल्दबाजी तो ये होगी कि रिकॉर्डिंग आप 2x पे लगा के देखो। गेटिंग इट? तो जल्दबाजी का कोई भाव ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे तो टाइम पे काम चालू करने की बात हो रही है। ठीक है। हाँ। तो जहाँ पे भी डिस्कम्फर्ट आए, वॉच दैट प्लेस, गिव इट अ कलर, शेप, साइज, बाहर निकालो उसे, बर्न कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। तो ये तो वो दो टेक्निक है जो हम पहले भी कर चुके हैं। एक स्विच टेक्निक भी यूज होती है, जहां पे आप आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो। कई बार आप बहुत दिनों से प्रोकेस्टिनेटर हो, तो आप आई एम प्रोकेस्टिनेटर लगा चुके हो। तो वो आई एम के अंदर आ गया, मतलब आइडेंटिफाई कर चुके हो आप अपने आप को एज अ प्रोकेस्टिनेटर। तो अब आपका माइंड उससे उससे निकलने नहीं देगा आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको स्विच टेक्निक में अदर यू क्रिएट करना चाहिए, जो अदर यू प्रोएक्टिवली सारे काम कर रहा है। और एक बार सुबह उठ के अदर यू बन के सारे काम टाइम पे फिनिश कर लो, ताकि जब एक्चुअल टाइम आएगा तो अदर यू नेचुरली ट्रिगर होगा। तो ये स्विच टेक्निक अगर आप आइडेंटिफाइड फील कर रहे हो, तो देन यू हैव टू अप्लाई। तो उस समय पे जब भी अगर आइडेंटिफिकेशन आपके अंदर हो चुका है, तो फिर पहले स्विच टेक्निक लगा करके उसको करो। ठीक है जी। अब देखें जरा कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, ये आया कहाँ से है, क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी थोड़ी रूट भी समझें। आज मैं एक नया टेक्निक और सिखाऊंगा प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने का। ये 3 टेक्निक्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन आज एक और टेक्निक हम सीखेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल और न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी। हमने पहले भी बात की है कि प्रकृति कोई भी पैटर्न आपके अंदर अगर रख रही है,
तो कोई ना कोई उसकी यूटिलिटी है, इसीलिए वो आपके अंदर रखती है, राइट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाई डज इट एग्जिस्ट? क्या एक मस्कीटो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है? हम्म। क्या वो आपको लेटा हुआ देख के ये सोच रहा है ये तो अभी लेटेगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ, ये कहीं नहीं जाने वाला अभी, फिर खून चूसूंगा इसका? वो मौके पे तुरंत आके एक्शन ले लेता है ना, मतलब आपको वेट नहीं करवाता ना, वो इंतजार नहीं करवाता आपसे कुछ, राइट। मस्कीटो का पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है। जी नहीं, हमें बिल्कुल पता है कि मस्कीटो क्या नहीं सोच सकता, ये हमें एग्जैक्टली पता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोड्यूस करने के लिए जो ब्रेन एक्टिविटी चाहिए वो ब्रेन एक्टिविटी वहां पे नहीं है, ठीक है। प्रोकेस्टिनेटर होने के लिए फ्यूचर का सेंस होना चाहिए, मस्कीटो में फ्यूचर का सेंस नहीं है, ठीक है। तो वो ये इमेजिन नहीं कर सकते कि बाद क्या चीज होती है, उनको ट्रिगर मिलता है और वो ट्रिगर पे रिस्पॉन्ड करता है, दैट्स इट। तो जितने भी जानवर हैं वो ज्यादातर जानवर अपनी इंटरनल स्टेट्स के बारे में, उनमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, अपनी इंटरनल स्टेट्स के बारे में उन्हें पता नहीं है, राइट। ऐसे आपका कंप्यूटर भी तो इनपुट तो लेता है, जैसे आप इनपुट लेते हो, कंप्यूटर भी इनपुट लेता है आपसे, इनपुट लेके कोई कैलकुलेशन भी करता है, लेकिन कंप्यूटर आप जानते हैं ना कि उसका कोई मूड नहीं है, राइट। ऐसा तो नहीं ना आप ज्यादा डेटा दे रहे हो तो कंप्यूटर फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि ज्यादा क्यों डेटा दे रहा है। आप जानते हैं ये, राइट, कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक डेटा लेता है, उस डेटा पे रिस्पॉन्ड करता है बस, ठीक है। उसका अपना कोई सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है कि मैं कंप्यूटर हूं, उसे अपना पर्पस पता नहीं है कि मेरा काम है कि ये कैलकुलेशन करना। वो तो सिंपल सा, आप उसे जब इनपुट देते हो तो वो इनपुट फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से आपको आउटपुट देता है, राइट। तो क्योंकि देखिए फ्यूचर का मतलब क्या है, दैट योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज टेकिंग योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रोजेक्टिंग इट ऑन फ्यूचर, कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को मॉडल करके उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दिस एबिलिटी टू प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, सिमुलेट कर पाना फ्यूचर को, वो होने के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होनी जरूरी है, पीएफसी। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो साइज है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का वो ह्यूमन के अंदर है। तो पहले लोग पता है क्या सोचते थे कि शायद जितना बड़ा ब्रेन होता होगा उससे इंटेलिजेंस पता चलती होगी। तो इन्होंने देखा कि हाथी का तो और बड़ा है, 5 किलो का है, हमारा तो 1.5 किलो का ही। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये किलो से फर्क नहीं पड़ेगा, किलो से पता नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कितना हैवी है इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर रेशियो पे फर्क पड़ता है कि बॉडी टू ब्रेन रेशियो क्या है आपका, कितना रेशियो है उस पे फर्क पड़ेगा, कि आपका एक एवरेज वेट और ब्रेन का वेट उस परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा। फिर वो देखा तो उस पे भी कोई फर्क नहीं आया, उस पे भी देखा कि नहीं वो भी फैक्टर नहीं है। फिर सोचा कि शायद नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पे मिलता होगा, कि हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन है, ठीक है। तो हाथी के अंदर हमसे 500 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नहीं, वो भी नहीं आया। फिर ऐसा सोचते गए सोचते गए सोचते गए सोचते गए, फिर फाइनली एक चीज मिली जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कि पूरे ब्रेन में से स्पेसिफिक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स थॉट क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स थॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉजिक एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर इस पार्ट में डैमेज कर दिया जाए तो आपकी पर्सनालिटी इमीडिएटली शिफ्ट हो सकती है। तो वंस देर वॉज अ वेरी पॉपुलर केस
जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ज्यादा पॉपुलराइज होगी, इसकी रिसर्च बहुत पॉपुलराइज होगी, तो एक व्यक्ति थे जो ये पहाड़ों पे ब्लास्ट नहीं करते डायनामाइट से, उन्हें तोड़ने के लिए ताकि रेलवे वगैरह बना सकें, तो वो ब्लास्ट करते थे। तो वो व्यक्ति को एक ब्लास्ट के अंदर एक रोड, आयरन रोड उसके फ्रंट ब्रेन से आर पार हो गई, इधर से इधर, बट फिर भी वो बच गया, उसकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डैमेज आ गया। इस एक्सीडेंट से पहले ही वॉज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, जो लविंग था, कंपोज था, काम रहता था। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद सडनली वो इरिटेबल हो गया, गुस्सेल हो गया, उसका कोई इम्पल्स कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहा, जो अंदर से भावना उठे उसको जाकर के एक्सप्रेस कर। So then they started studying PFC on a deeper level, and they realized that prefrontal cortex is responsible for intelligence, logic. तो सबसे ज्यादा जो बड़ी साइज की पीएफसी है वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर है, और उससे कम जो है वो है डॉल्फिन्स के अंदर, देन सेकंड चिंपैंजीज के अंदर। इनके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ट्रेस देखे गए हैं। बाकी बहुत सारे जानवरों में पीएफसी होती नहीं है। तो जिसमें भी पीएफसी नहीं है, दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ फ्यूचर, दे आर सिंपली टेकिंग इनपुट्स एंड दे आर रिएक्टिंग टू दोस इनपुट्स। वो इनपुट लेते हैं और उस इनपुट पे रिएक्ट करते हैं, एक फिक्स पैटर्न में रिएक्ट करते हैं। क्लियर है जी? तो इसलिए हमें पता है कि डॉग क्या सोच सकता है और क्या नहीं सोच सकता है, उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी क्या है, कोई किसी एनिमल को क्या दिख रहा है, वो भी हम पता लगा सकते हैं कि रिसेप्टर्स उसके कितने एक्टिव हैं, उसके बेसिस पे वी कैन सिमुलेट, राइट। तो मैं कई बार ये बोलता हूँ तो लोग कहते हैं मुझे, कि मैं कहता हूँ ना कि डॉग ये थोड़ी सोच रहा होगा, तो कहते हैं आपको कैसे पता, क्या पता सोचता हो। जी नहीं, जैसे आपको ये पता है कि आपका कंप्यूटर नहीं सोच रहा, वो किसी बेसिस पे आपको पता है ना कि कंप्यूटर नहीं सोचता है, राइट। ऐसे तो आपके घर पे जो थर्मोस्टेट रखा हुआ है, वो थर्मोस्टेट भी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना, बट वो सोच थोड़ी रहा है, उसको तो एक इनपुट मिल रहा है, उसकी अपनी विल नहीं है। तो जब आपका जो सेंसरी डोर्स होते हैं कि आप उसके पास गए अपने आप खुल जाता है, वो कोई उसका अपना सेंस थोड़ी, अपनी चॉइस थोड़ी है, उसके अंदर अपना कोई डिसीजन थोड़ी है। उसको तो जब भी एक हीट वेरिएशन मिलेगा, उस हीट वेरिएशन पे वो एक मोटर चलेगी और वो मोटर उसको ओपन कर देगी, एक मैकेनिज्म है। तो अब ये प्रोकेस्टिनेशन, the paddock, they are not watching टीवी, they are watching the energy pattern। जो एनर्जी पैटर्न चल रहा है उसे देख रहा है, उसे थोड़ी कुछ समझ में आ रहा है, वहां पे आपकी इमेज का मीनिंग ही नहीं है उसके लिए, राइट। उसका सबसे बड़ा सेंस है डॉग का नाक, स्मेल। स्मेल वो ऐसी चीजें, इसलिए हर स्पीशी अपने लेवल पे एम्पावर्ड है, ठीक है। आपका डॉग जिन आवाजों को सुन सकता है, जितनी दूरी से सुन सकता है, सेंस कर सकता है, और जिस पावरफुली स्मेल कर सकता है, तो डॉग का सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हियरिंग ये आपसे ज्यादा सेंसिटिव है, कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसका विजुअल सेंस जो है वो इतना पावरफुल नहीं है। तो आप देखें प्रोकेस्टिनेशन का बिहेवियर क्यों है हमारे अंदर। तो प्रोकेस्टिनेशन इज बेसिकली एन एपिफिनोमिनन, इमर्जिंग प्रॉपर्टी है प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन कोई एवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी नहीं है जो कभी भी यूजफुल थी। प्रोकेस्टिनेशन एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी है। इमर्जिंग इन द सेंस कि इट्स अ वॉर बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। एक आपके ब्रेन का लिम्बिक ब्रेन हिस्सा है। लिम्बिक ब्रेन जो है आपका थोड़ा एंशंट। एक तो है रेप्टिलियन ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन बहुत पुराना, मतलब जब हम रेप्टाइल काइंड ऑफ थे उस टाइम का। लिम्बिक ब्रेन है जब हम थोड़ा मंकी टाइप, मेमिलियन टाइप हो गए, उसे मेमिलियन ब्रेन भी कहते हैं, कि हम पहले रेप्टाइल्स थे, फिर हम मेमल्स हुए, मेमिलियन हुए, और फिर अभी हम ह्यूमन फॉर्म के अंदर हैं। तो ब्रेन की लेयर पुरानी कभी भी नहीं छोड़ती, नेचर पुराना जमा रखती है, उसी के ऊपर इवॉल्व होती रहती है, उसी
प्रोग्राम के ऊपर एक नई लेयर चढ़ती रहती है, पुराना गायब नहीं होता कभी भी। तो आज भी आपके अंदर वो जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो अभी भी पड़ा हुआ है, वही रेप्टिलियन ब्रेन है जो आपको बैलेंस करवाता है, ठीक है, वो आपके ऑटोमेटिक चीजों को कंट्रोल करके चल रहा है, ठीक है। आपकी स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग रेप्टिलियन ब्रेन से आती है, ठीक है। स्पेस को, लोकेशन को समझ पाने की जो एबिलिटी है, आप देखें लिजर्ड्स लोकेशन समझ पाती है ना, आप उसे कहीं पे भी रखो, अगर कहीं से बाहर जाने का रास्ता है तो वो अपने आप ढूंढती ढूंढती वो बाहर जाने के रास्ते पे पहुंच जाएगी, राइट। अगर आपके घर पे इंसेक्ट्स और कॉकरोचेज हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में लिजर्ड ना हो, ठीक है। जहां इंसेक्ट होगा, जहां कॉकरोचेज होंगे, लिजर्ड अपने आप आ जाएगी, ठीक है। प्रकृति के अपने सेंसेस लगे हुए हैं, सेंस कर लेगा, जहां शुगर गिरी है वहां चींटी अपने आप आ जाएगी, आपको कोई न्योता भेजने की जरूरत नहीं है, आपको ना कोई ढोल बजाने की जरूरत है, अपने आप समझ लेगी, आप 20वें माले पे भी रहते हो आ जाएगी। तो आपका जो लिम्बिक ब्रेन है दोस्तों, इट इज प्रोग्राम्ड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लिम्बिक ब्रेन प्रोग्राम्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो हम भी देखिए बहुत समय तक जब जंगलों में रहते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच के नहीं जीते थे। जब हम एनिमलिस्टिक थे तो हम अभी क्या मिल रहा है, मुझे मुझे इमीडिएट क्या चीज है, मुझे उस पे अपना ध्यान रखना है, मुझे कल परसों की चिंता में नहीं रहना है, अभी क्या है उस पे मुझे फोकस करना है। तो ज्यादातर हमारा एनवायरनमेंट सुटेबल था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि अभी क्या मिल रहा है, अभी पानी मिल गया क्या, अभी खाना मिल गया क्या, उसके ऊपर अभी मैंने अपने आप को बचा लिया क्या, अभी मैं सुरक्षित हूं क्या। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रोग्राम है। योर लिम्बिक ब्रेन इज प्रोग्राम फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि जल्दी से जल्दी प्रेजर मिले और जल्दी से जल्दी मैं दर्द से दूर भागूं, इसका यही प्रोग्राम है बस, ठीक है। तो लिम्बिक ब्रेन पेन प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है। इमीडिएट प्लेजर है तो उसे पकड़ो, इमीडिएट पेन है तो उसे अवॉइड करो। अगर इंस्टेंट पेन है तो उससे दूर भागो, इंस्टेंट प्लेजर है तो उसकी तरफ भागो। इसका सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम पता है क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है आपके सामने फ्यूचर गोल्स को सामने लेकर के आना, कि भाई अभी तुम्हारे को पेन मिल रहा है, अभी तुम्हारे को प्लेजर मिल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कह देती हूँ कि फ्यूचर में ये करने से ये गलती हो सकती है, और फ्यूचर में ये फायदा हो सकता है। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आपको फ्यूचर सिनारियो सिमुलेट करके बताती है। क्लियर है जी? अब पहले दुनिया कैसी थी, इंस्टेंट वाली दुनिया थी। अब दुनिया पता है कैसी बनाया हमने, जो वर्ल्ड बनाया, इसमें डिले ग्रेटिफिकेशन वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं इंस्टेंट के बजाय, कि अभी पेन मिल रहा है तो ले लो भले ही। तो मैं अगर अभी जिम जा रहा हूं, तो हमारे पूर्वज तो नहीं जिम जा रहे थे ना, तो अभी अगर मैं जिम जा रहा हूं, अभी पेन मिलेगा लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं अभी का पेन लेने के लिए तैयार हूं। क्लियर है जी? तो हमारा करंट एनवायरनमेंट डीले ग्रेटिफिकेशन को सपोर्ट करता है। तो अब हो क्या रहा है, आपका लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये लड़ाई में चल रही हैं। तो जब आपको काम करने का आपने सोचा तो काम करना इज पेनफुल, तो आपके लिम्बिक ब्रेन का काम क्या है कि पेन को अवॉइड करो। अब इधर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कह रही है, लेकिन अगर काम टाइम पे किया तो फ्यूचर में तुम्हें शाबाशी भी तो मिलेगी। या फिर वो ये ट्राई करेगी कि फ्यूचर में पेन मिल सकता है, तुम्हें डांट पड़ेगी ना फ्यूचर में, वो उसके जरिए कन्विंस करने की कोशिश करेगी। और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई सी बन जाएगी, जिस लड़ाई को आप प्रोक्रेस्टिनेशन कह रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज बेसिकली इमर्जिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द फाइट बिटवीन योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक ब्रेन। इमर्जिंग प्रॉपर्टीज आप समझते हैं? इमर्जिंग प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किसी भी चीज के इंडिविजुअल क्वालिटी से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे आग जलाते हैं हम अपना खाना कुक करने के लिए, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो इमर्जिंग प्रॉपर्टी है। आपने आग इसलिए तो नहीं जलाई ना क्या ताकि धुआं बने, आपने तो फायर जलाई थी, फायर का आपका अपना गोल था, लेकिन फायर के साथ में स्मोक पैदा हो गई ना।
तो स्मोक को क्या कहेंगे, इमर्जेंट कहेंगे या फिर एपिफिनोमिनन कहेंगे, कि एक काम आपने किया तो उसकी जगह पे दूसरा एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया। यस और नो? एक चीज सोचने के लिए दूं आपको, एक चीज पे सोचना। आपकी बॉडी एटम से बनी है। यस और नो? ऊपर ऊपर से देखो तो बॉडी क्या है, स्किन है, फ्लैश है, बोन्स है। लेकिन ये स्किन फ्लैश बोन्स क्या है अल्टीमेटली? नीचे जाओगे तो टिश्यूज हैं, फिर सेल्स हैं, फिर सेल के नीचे और चले जाओगे तो मॉलिक्यूल्स हैं, फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुंचोगे? एटम पे पहुंचोगे ना। फिर एटम के अंदर भी कहाँ पहुंचोगे? इलेक्ट्रॉन पे पहुंचोगे। राइट। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन भी जीवित नहीं है, एटम भी जीवित नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉन्शियस, एटम इज नॉट कॉन्शियस, आपकी हड्डियां इज नॉट कॉन्शियस, आपका फ्लैश इज नॉट कॉन्शियस, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज नॉट कॉन्शियस, बट यू आर कॉन्शियस। तो ये जो मैटर है, ये जो पूरे मैटर जिससे आप बने हुए हो, ये मैटर, क्या ऐसा हुआ कि ये मैटर सेल्फ कॉन्शियस हो गया, कि इस मैटर को ये पता है? जब आप कह रहे हो कि मैं अपने आप को जानता हूं, तो मतलब ये क्या हो रहा है कि एक एटम ये कह रहा है कि मैं दूसरे एटम को जानता हूं। हाउ मैटर इज बिकमिंग कॉन्शियस। कि ऐसा समझें कि मैं एक कंकर उठाऊं और एक कंकर अजीवित है, दूसरा कंकर निर्जीव है, तीसरा कंकर निर्जीव है, लेकिन मैं ट्रिलियंस ऑफ कंकर इस तरीके से बना दूं कि एंड में एकदम से वो जीवंत हो जाए। तो आपके शरीर को बनाने वाली एक भी चीज कॉन्शियस नहीं है, लेकिन आप कॉन्शियस हैं। हाँ, इस पल में मैटर कॉन्शियस हो जाता है। कभी सोचा है ये सवाल? इसका एक इंटरप्रिटेशन पता है क्या हो सकता है? एक इंटरप्रिटेशन इसका ये हो सकता है दैट कॉन्शियसनेस इज एन एपिफिनोमिनन। जैसे आप आग जलाते हैं तो स्मोक अपने आप पैदा हो जाती है, वैसे अगर एटम्स को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज किया जाए और वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन से, उस कैलकुलेशन से एक प्रॉपर्टी इमर्ज होती है जिसे आप कहते हैं कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे बताइए, पानी का एक मॉलिक्यूल लीजिए, वाटर H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको गीला कर सकता है? एक वाटर के मॉलिक्यूल से क्या आप गीले हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। इट कैनॉट वेट यू। क्या आपको डुबा सकता है वो? क्या उसमें डूब सकते हो आप? डूब भी नहीं सकते। राइट। ना वो आपको गीला कर सकता है। क्या आपकी प्यास बुझा सकता है वो? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या आपको सेटिएट कर सकता है, प्यास बुझा सकता है आपकी? क्या एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे आप स्विमिंग कर सकते हो? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे क्या आप यॉट चला सकते हो? क्या एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रेस्ट एंड ट्रफ बना सकता है, वेव्स बना सकता है? नहीं बना सकता ना। लेकिन जब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं, तो ये प्यास भी बुझा सकते हैं, ये गीला भी कर सकते हैं,
ये वेव भी बना सकते हैं, इसमें स्विम भी कर सकते हो, इसमें डूब भी सकते हो, इसमें योट भी चला सकते हो। सो डोंट यू थिंक दैट प्रॉपर्टी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो जब कॉम्बिनेशन में इमर्ज होती। तो ऐसा सोचा जा सकता है दैट कॉन्शियसनेस इज एन इमर्जिंग प्रॉपर्टी, एपिफिनोमिनन, व्हेन atoms are arranged in such a way that they are able to interact, and when the interaction is very complex। यहाँ पे एटम अकेले नहीं है, कम्युनिटी ऑफ एटम्स है जो आपस में इंटरेक्ट कर रही है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल एक ओशन में है तो सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अकेला नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वो। तो देन कॉन्शियसनेस इज एन इमर्जिंग property। So when the computation in your brain, when the interaction between atoms becomes so complex, that complexity give rise to a sense of consciousness। तो एक लिजर्ड सिर्फ स्पेस को सेंस कर पा रही है और टेम्परेचर को सेंस कर पा रही है, तो उसके अंदर बहुत कम इंटरेक्शंस हैं, इसलिए उसकी कॉन्शियसनेस भी, चेतना भी उसकी कम है। लेकिन आप एक लिजर्ड से डॉग की तरफ आ गए तो डॉग का नर्वस सिस्टम ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रहा है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, तो उसकी चेतना थोड़ी और बड़ी हो गई। और फिर जब ह्यूमन तक पहुंचे तो ह्यूमन में ब्रेन एक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से द सिस्टम कैन एनालाइज इट्स ओन स्टेट्स। आप अपनी ही स्टेट्स के बारे में अवेयर हो रहे हो, तो आप खुश भी हो और आपको पता भी, आप देख भी पा रहे हो कि मैं खुश हूं। ठीक है, आप पढ़ा भी रहे हो और आप ये देख भी पा रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो a system can not only generate thought, it can become aware of the thought as well, that I am having a thought। Clear? Now this is intellectual, और दिस इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या हुई कि आप रिडक्शन से जा रहे हैं, लॉजिक से रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप इस लाइन ऑफ थॉट पे जाएंगे तो इसका मतलब है आने वाले समय में कंप्यूटर में भी चेतना होगी, एआई में भी चेतना होगी। अभी नहीं है, क्योंकि अभी उनका इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं है। मोर मास, नो, मोर मास नहीं, मोर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन मास पे नहीं निर्भर करती, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन पे निर्भर करती है। कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन चल रहा है, उस पे, मास पे नहीं निर्भर करेगा। सो अगर इस लाइन ऑफ थॉट से जाओगे तो इन फ्यूचर यू विल सी रोबोट्स हु विल बी कॉन्शियस। ठीक। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन। ठीक है। दूसरा इंटरप्रिटेशन जानना है, क्लास तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की थी, मैं कहीं और चला गया। दूसरा जानना है क्या? यस लिखो जिसको जानना है। अगर इनफ यस आती है तो बताता हूँ, नहीं तो लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सभी जानना चाह रहे हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है दैट कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इस यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे एनर्जी फंडामेंटल है ना, राइट?
कि सब कुछ सबसे फंडामेंटल क्या एनर्जी है, क्योंकि एटम भी अल्टीमेटली किससे बने, एनर्जी से बने। एनर्जी किसी से नहीं बनी है, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ ट्रांसफर। तो एनर्जी बस एक एनर्जी है। तो एनर्जी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स, कि फंडामेंटली इस यूनिवर्स का जो फ्यूल है, जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल है, जो चीज जिससे गाड़ी मूव होती है, तो इस पूरी यूनिवर्स का फ्यूल है एनर्जी। तो जैसे एनर्जी है वैसे की वैसे कॉन्शियसनेस भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मगर उस कॉन्शियसनेस का कितना हिस्सा आप कैच कर पा रहे हो, ये इस पे निर्भर करता है कि इंस्ट्रूमेंट और मशीन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। गेटिंग इट? जैसे एक रेडियो, ठीक है, तो एक रेडियो पे क्या हो रहा है, गाना बज रहा है। तो रेडियो पे गाना बज रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिंगर रेडियो के अंदर बैठ के गा रहा है। बाहर रेडियो सिग्नल में ना, गाना तो रेडियो सिग्नल की फॉर्म में मौजूद है ना। रेडियो का काम तो है उसको पकड़ना और उसे रिकंस्ट्रक्ट करना। गेटिंग इट? तो दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यूनिवर्स की। और जब आपका ब्रेन बनता है या फिर आप जब एक मशीन एक फॉर्म लेते हैं, तो अलग अलग फॉर्म और अलग अलग मशीनें अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कैच कर पाती हैं। तो जैसे अगर आपका टीवी कम सिग्नल पकड़ रहा है तो वो खराब परसेप्शन देगा, रिसेप्शन उसका खराब होगा। बेटर सिग्नल आएगा तो बेटर रिसेप्शन होगा। राइट? तो जिस प्रकार की मशीन, उतना ही प्रकार का, उतना ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो पूरे फील्ड में से एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो ब्रेन एकमात्र ऐसी मशीन फिलहाल के लिए, ब्रेन एकमात्र ऐसी मशीन है जो कॉन्शियसनेस को कैच कर सकती है। ये जो व्यू है, ये वेदांतिक व्यू है। ठीक है? हम जो ईस्टर्न फिलोसफी है, हमारी जो फिलोसफी है, हमारी फिलोसफी, चाहे आप वेदांत पढ़ लें तो अद्वैत पढ़ लें, हमारी फिलोसफी ये कहती है कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, कि कॉन्शियसनेस प्रकृति का गुण ही है। और हम फॉर्म और शेप के जरिए, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके जरिए बस उसे कैच कर रहे हैं। वी आर सिंपली, कि जैसे एक रेडियो गाने को कैच कर रहा है, वैसे कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है, आप उस चेतना को एक्ट कर रहे हो। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हर एक एटम के अंदर, हर एक एनर्जी के अंदर चेतना का बीज ऑलरेडी है। कुछ भी कंप्लीटली अचेतन नहीं है। यू कैन कॉल इट प्रोटो कॉन्शियसनेस, कि एक बेसिक चेतना अवेलेबल है। फिर जब वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में आती है तो फिर वो एक डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाती है। ठीक है? हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक एविडेंस नहीं है, लेकिन जो भी हमारे एनलाइटेंड मास्टर हुए, या फिर आप भी, जैसे मैं सोल रीसेट में आप लोगों को कई बार वो प्योर कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस में लेके जाता हूँ, तो इसका लेबोरेटरी में तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर आप इस चेतना को अनुभव कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस के अंदर आ सकते हैं। तो हम जब प्योर कॉन्शियसनेस मेडिटेशंस करते हैं अपने सोल मास्टर्स कम्युनिटी में, तो वी ऑल डू दैट ना, तो बहुत से लोग आप में से हैं जो उसे एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, जो सेकंड है, जो मैंने फर्स्ट दिया, कि एक कॉम्प्लेक्सिटी पे जब जाता है, जब कॉन्शियसनेस पैदा होती है, तो वो भी कोई पूरी तरीके से प्रूवन नहीं है अभी तक। मतलब अभी तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी का थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल पे पहुंचेगी जब कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में क्या है कि वो अभी तक थ्रेशोल्ड नहीं पता चला है कि वो किस लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड पे आप पहुंचेंगे जिस पॉइंट के बाद कोई भी कॉम्प्यूटेशनल एबिलिटी रखने वाली मशीन कॉन्शियस हो सकती है। वो थ्रेशोल्ड नहीं। ठीक है जी।
तो ये जो ईस्टर्न फिलोसफी और साइंस के बीच का जो सबसे बड़ा डिबेट है, मैंने अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। बेसिक डिबेट क्या है कि मैटर से कॉन्शियसनेस आती है या फिर कॉन्शियसनेस से मैटर आता है। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेदांत, आवर ईस्टर्न फिलोसफी, एंड साइंस के बीच का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो यही कॉन्फ्लिक्ट है। विज्ञान कह रहा है मैटर से कॉन्शियसनेस आती है, कि जगत पहले आता है, चेतना बाद में आती है। और वेदांत ये कहता है कि चेतना पहले होती है, जगत बाद में आता है। ठीक है। लेकिन आप जब एक डीप स्टेट में जाते हो तो आपको बहुत ऑब्वियस लगता है कि पहले चेतना है और फिर जगत है। लेकिन वो आपको बहुत डीप स्टेट में जाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, प्योर प्योर अवेयरनेस में जाके रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हमारी क्लास में फिर से। सर इट इज लाइक एग पहले आया कि मुर्गी, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। ठीक है, अंडा और मुर्गी में हमेशा पहले अंडा आता है। ठीक है, मुर्गी बाद में आती है। क्लास लेने दोगे नहीं लेने दोगे, यही सब सवाल चलेंगे क्या? क्योंकि देखिए, आप किसे मुर्गी बोल रहे हैं? तो जब आप मुर्गी बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में एक मुर्गी की इमेज है ना? यस और नो? कि जिसके एक कलर भी होगा, एक साइज होगी उसकी, आपके दिमाग में एक इमेज है जिस इमेज को आप मुर्गी बोल रहे हो। लेकिन मुर्गियां क्या हमेशा ऐसी थी? जिसे आप मुर्गी बोल रहे हो वो 50,000 साल पहले वैसी नहीं थी, वो अलग शेप में थी। तो क्या आप उसे मुर्गी बोल सकते हो? आप उसे मुर्गी नहीं बोल सकते हो। ठीक है। तो आज जिसे आप चिकन बोल रहे हो वो आज से हजारों साल पहले प्रोटो चिकन स्टेट में रहता है। प्रोटो चिकन मतलब एग्जैक्टली जो आप देख रहे हो वैसा नहीं है, उसके जैसे फीचर हैं उसके अंदर सिर्फ। तो फिर उस प्रोटो चिकन में क्या होता है, म्यूटेशंस आते हैं। जिस म्यूटेशन की वजह से वो जो अंडा पैदा करता है, उस अंडे में जो जीन है, वो जीन थोड़े से चेंजेस को आने वाली जनरेशन में पास करता है। तो म्यूटेशन किस में आते हैं? म्यूटेशन एग में आता है। तो वो जो प्रोटो चिकन आज आपका चिकन बना है वो एग के जरिए बनता गया है, तो इसलिए पहले चिकन का एग आता है और बाद में चिकन आता है। ठीक है। तो म्यूटेशंस कभी भी आप जो मुर्गी बन जाते हो तब नहीं होगी, म्यूटेशन हमेशा एग लेवल पे आएगी। ठीक है। सर वी आर शिफ्टिंग। हाँ, ये जो जो अब वेजिटेरियन है उनको लग रहा है ये मुर्गा चिकन की बातें क्यों हो रही है भाई, अभी अपने टॉपिक। राइट। ये बीच में से क्या समझे यार? ठीक है, फ्रंट से बैक ही जाओगे ना, कैसे जाओगे? आपको होता है पहले डीएनए आता है, बाद में आपकी बॉडी आती है। ठीक है। पहले सिंगल सेल होता है ना, वो सेल मल्टीप्लाई करना सीखता है, फिर वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेता है। तो चीजें हमेशा सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती हैं।
तो अगर बिल्कुल प्योर टेक्निकली जाओगे तो प्योर टेक्निकली अंडा पहले आएगा, और उस अंडे में से जो चिकन निकलेगा वो बाद में आएगा। मगर वो प्रोसेस इतना स्लो है, इतना स्लो है कि टेक्निकली आप कह नहीं सकते हो, मतलब आप कोई एक एक डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग है, मतलब ये दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देखें, प्रोकेस्टिनेशन से बाहर आने के लिए एक और नया टेक्निक आपको बता रहा हूँ। जो अभी तक आपने टेक्निक्स देखे वो टेक्निक्स तो हैं, लेकिन एक नया टेक्निक है जिसे कहते हैं आया। आया का फुल फॉर्म लिखें, AIA, अवेयरनेस, इंटेंशन एंड एक्शन। एक्रोनिम है क्या आया, AIA, इसका फुल फॉर्म होता है अवेयरनेस, इंटेंशन एंड एक्शन। सर यू वर एक्सप्लेनिंग व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट, बता तो दिया कि इट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर लिम्बिक ब्रेन एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वहीं से तो फिर आगे गए थे हम, है ना। अच्छा, आपको कुछ और कॉजेज बता देता हूँ चलिए, कि हम ये तो आपने एक एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा, बाकी हम क्यों प्रोकेस्टिनेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम प्रोकेस्टिनेट करते हैं, वो भी आपके रियल लाइफ से भी बता देता हूँ मैं कुछ चीजें। सबसे पहली चीज, आप तब प्रोकेस्टिनेट करेंगे जब आपके अंदर डाउट, फियर या फिर लैक ऑफ बिलीफ है। ठीक है, तो अगर आप अपना बुक लिखना प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, आप अपना करियर लॉन्च करना प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, आप नौकरी से निकल के बिजनेस को प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, तो यानी कि इस प्रोकेस्टिनेशन करने के पीछे डीप डाउन कोई डर छुपा हुआ है। मे बी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ पीपल, फियर ऑफ बीइंग मॉक्ड एट। तो कोई ना कोई डर अंदर बैठा हुआ है, फियर है, कोई डाउट है मुझसे होगा कि नहीं होगा, बिलीफ नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है कि मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी इसमें। तो व्हेन देर इज लैक ऑफ बिलीफ, डाउट एंड फियर, ये तीन चीजें मौजूद हैं, यू विल ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट। किया, कितनों ने एक्सपीरियंस किया है ये। तो जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप ये भी आइडेंटिफाई करो दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ माय प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हाट इज कॉजिंग मी टू प्रोक्रेस्टिनेट। तो चेक, इज इट फियर, इज इट लैक ऑफ बिलीफ। तो बहुत से लोग बिलीफ ही नहीं होता, नौकरी से निकल के बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन खुद पे विश्वास ही नहीं है, डाउट कर रहे हैं। विश्वास नहीं है तो क्या आएगा, डाउट आएगा। जब विश्वास नहीं होगा तो क्या पैदा होगा, विश्वास का ना होना ही इज अ ग्राउंड जहां से डाउट पनपता है। तो अब डाउट पनपेगा कि जो कमा रहा हूं वो भी चला गया, तो ऐसे कैसे करियर शिफ्ट कर लूं, EMI कौन पे करेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब चलेगा मामला। सेकेंड रीजन, यू टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन द टास्क इज अनस्ट्रक्चर्ड। जब आपका टास्क अनस्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि आपको स्टेप्स नहीं पता है इस टास्क को शुरू करना और इसको एंड तक ले जाने के स्टेप्स क्या हैं। तो जब आपको क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है स्टार्टिंग और एंड का, व्हेन यू डोंट हैव द क्लियर स्ट्रक्चर, यू विल प्रोक्रेस्टिनेट। कितनों ने इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट किया है। How many of you have done this? So first, you procrastinate when there is lack of belief,
फियर एंड डाउट, तब आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि कोई ना कोई बिलीफ ही नहीं है अपनी सफलता पे, कोई डर लगा हुआ है अंदर, कोई डाउट है, तो आप कल पे टालोगे जितना हो सकेगा। सेकंड, जब स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में शुरू करने का और एंड करने का, और इन बिटवीन व्हेन यू डोंट हैव द क्लियर स्टेप्स, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड चीज आपके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करेगी, अनसर्टेनिटी मतलब डर है। ठीक है, सो लैक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तीसरा लिखें, व्हेन द टास्क इज बोरिंग। बोरिंग है और कोई रिवॉर्ड नहीं है, नॉट रिवॉर्डिंग, दोनों साथ में लिख लें। टास्क में कोई रिवॉर्ड भी नहीं है और बिल्कुल बोरिंग है आपके लिए। आपने नोटिस किया कि अभी तो चलो ऑनलाइन भर जाते हैं बिजली के बिल, लेकिन पहले पानी का बिल, बिजली का बिल भरने हम लोग जाते थे, छोटे थे तो लाइन में लंबी लाइन लगती थी, सबसे ज्यादा लाइन लगती थी आखिरी दिन पे। वो बिजली का बिल भरने जाते थे, बिजली विभाग में लंबी लाइन लगी हुई, लाइन में खड़े हुए हैं, लास्ट डे पे सबसे ज्यादा लाइन, हमेशा का रूल था। कोई फॉर्म भरना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, लास्ट डे पे सबसे ज्यादा भीड़। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि कभी आपने नोटिस किया आपको बिल भर के मजा आया हो? वाह यार, क्या बिल भरा मैंने, आज तो मजे ही आ गया। क्या, आज तो एयरटेल की ऐप खोली और वहां पे क्लिक करके पेमेंट कर दिया, मतलब क्या आनंद ही आ गया आज तो यार, सारे बिल भर देता हूँ। बोरिंग लगता है ना आपको, इसीलिए तो नहीं भर रहे। अब तो ऑनलाइन हो जाता है, लाइन में भी नहीं लगना, तो भी लोग आखिरी दिन का वेट करते हैं, तो भी लोग 50 रिमाइंडर का वेट करते हैं। राइट। तो व्हेन देर इज नो रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कुछ भी मिल नहीं रहा आपको, और प्लस बोरिंग भी है टास्क। कई बार टास्क बोरिंग हो सकता है लेकिन उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप कर लोगे। तो दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, बोरिंग भी है, नॉन रिवॉर्डिंग भी है। चौथा रीजन लिखे हैं। चौथा रीजन है व्हेन देर इज परसीव्ड डिफिकल्टी, कि आप में उस टास्क को लेकर के यू हैव अ परसेप्शन ऑफ डिफिकल्टी, कि आप अंदर से ये मानते हो ये टास्क मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो अगर आपके अंदर परसीव्ड डिफिकल्टी है, यू विल अवॉइड इट। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई कोचेज, मेरे कई कोचेज में मैंने देखा कि जो जब वो मेरे पास में आए थे, तो उन्हें कोई ना कोई, कभी क्लाइंट लेने में डिफिकल्टी थी, कभी मार्केटिंग में डिफिकल्टी थी, और उस सेंस ऑफ डिफिकल्टी की वजह से, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोटेंशियल एंड एक्सपर्टीज, दे वर नॉट स्टार्टिंग, फिर भी शुरू नहीं कर रहे थे वो लोग। व्हाई दे वर प्रोक्रेस्टिनेटिंग? दे वर रेडी फॉर द मार्केट, बट बिकॉज देर वॉज अ सेंस ऑफ डिफिकल्टी, के अंदर एक परसीव्ड डिफिकल्टी है। ये लैक ऑफ बिलीफ नहीं है ना, कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं सफल कोच बन सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से अंदर से डिफिकल्ट लगती है, तो मेरे को विश्वास तो है पूरा। ठीक है, तो डिफिकल्टी का सेंस अलग चीज है, तो कई बार आपको विश्वास हो सकता है लेकिन स्टिल यू हैव अ सेंस ऑफ डिफिकल्टी। पर विश्वास होगा तो आप उस डिफिकल्टी को ओवरकम करोगे, उसके लिए सॉल्यूशन निकालोगे। विश्वास नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, उसमें फंसे रहोगे। दोनों अलग अलग है मगर एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। डन है जी। और एक और रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, व्हेन यू लैक पर्सनल मीनिंग। मतलब कि आपको मीनिंगफुल नहीं लग रहा होता वो काम, पर्सनली कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आप अपनी नौकरी में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको तनख्वाह मिल रही है इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं है वहां पे करने का, क्योंकि डीप डाउन यू डोंट फाइंड इट मीनिंगफुल। मीनिंग कहाँ से आता है? कि जब आपको ये लगता है कि मेरे काम से फर्क पड़ रहा है, मेरे काम से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, उसे मीनिंग कहते हैं।
कि जहां पे आपको अर्थ मिले। जैसे आजकल तो अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री होती थी ना पहले, अर्थ का मतलब पैसे को ही लोग अर्थ मानते हैं आजकल तो, खैर, बट मीनिंग, जब पर्सनल मीनिंग मिलेगा आपको, तब आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है। तो कई बार आप ऐसे टास्क में होते हैं जिस टास्क में कोई पर्सनल मीनिंग ही नहीं मिल रहा आपको, तो आप कर रहे हो, मशीन की तरह कर रहे हो बस, तो यू विल टेंड टू प्रोकेस्टिनेट। आप ऐसे कामों को प्रोकेस्टिनेट करोगे। जैसे कई बार किसी को कोड लिखना है, या ऐसे काम जहाँ पे उसे वो करना तो पड़ रहा है क्योंकि उसको नौकरी है, घर है, सब है, इसलिए वो कर रहा है, मगर उसको पर्सनल मीनिंग नहीं है उसमें। तो ऐसे काम को वो रो तोड़ के करेगा, लेकिन उसमें भी बहुत प्रोकेस्टिनेट करेगा वो। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोकेस्टिनेट करते हैं। ठीक है। तो अब इन सब से डील करने के लिए, तो पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो कि आपका टाइप क्या है। जो जितना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, आप वैसे ही बाहर आ जाओगे उसमें से, जितना ज्यादा अवेयर होना चालू करोगे। बाकी 3 टेक्निक ऑलरेडी हैं। थंब टेक्निक है, देन स्विच टेक्निक है, आपके पास पैटर्न ब्रेक टेक्निक है, और चौथी टेक्निक आया अवेयरनेस, इंटेंशन एंड एक्शन। इस टेक्निक में पहला पार्ट अवेयरनेस, उसको समझें। अवेयरनेस का मतलब है कि जब भी आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, बिकम अवेयर, उस पल में अवेयर हो जाइए, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई आवाज है, जो भी है, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व, सिंपली ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व करके रिलीज कीजिए। रिलीज कैसे करोगे? इनहेल डीपली एंड एक्सेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। सो क्या करना है? इनहेल एक्शन एंड एक्सेल प्रोक्रेस्टिनेशन एंड रेजिस्टेंस। तो इनहेल करते समय इमेजिन करो दैट आप एक्शन को इनहेल कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर एक्सेलिंग द रेजिस्टेंस। यू कैन गिव इट अ कलर। तो कई बार एक्शन का क्या कलर होगा, तो एक्शन का मतलब क्या है, कुछ आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो यू कैन गिव इट अ कलर। सपोज व्हेन यू आर इनहेलिंग white color, it is representing action, and you are exhaling black color, it is representing inertia and distraction, right? So become aware of your resistance, and then simply inhale and exhale. आप नोज से इनहेल करके माउथ से एक्सेल करो, सबसे बढ़िया रहता है। ये बाहर जा रहा है सब कुछ। ठीक है। लगभग 7 बार ये कर लो, 7 टाइम्स। तो पहला, अवेयरनेस की स्थिति में क्या करना है? बिकम अवेयर ऑफ योर डिस्कम्फर्ट। जो आपके अंदर सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, जो रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको ध्यान से देखो, और देख करके उसे ब्रीदिंग के जरिए रिलीज करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अवेयरनेस। अवेयरनेस में रिलीज साथ में आ जाएगा। अवेयरनेस मतलब बिकमिंग अवेयर एंड रिलीजिंग इट। सेकेंड, सेकेंड इंटेंशन। याद करो कि ये काम आपने क्यों चालू किया था, ये काम आपको क्यों फिनिश करना जरूरी है, तो इस काम को फिनिश करने से क्या क्या फायदा होगा, और ना करने से क्या क्या नुकसान होगा। तो उस काम की इंटेंशन से जुड़ो। दैट एट फर्स्ट प्लेस व्हाई यू इवन इंटेंडेड टू डू दिस वर्क। आपकी इंटेंशन क्या थी इस काम को करने की? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सवाल पूछो, ना करने पे नुकसान क्या क्या होगा, और करने पे फायदा क्या क्या होगा। अपनी इंटेंशन से फिर से जुड़ो, एट व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दिस टास्क। तो कनेक्ट विथ योर इंटेंशन। क्लियर है? तो फर्स्ट इज अवेयरनेस, become aware of the resistance and release it. Second, connect with your intention, अपनी intention से फिर से जुड़ो। Third, action, take small first action, एक छोटा सा पहला एक्शन ले लो immediately। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कि आप जब पूरा काम करने का सोचते हो, तो देर इज अ बिग रेजिस्टेंस योर ब्रेन इज फेसिंग। कि सपोज आपका गोल था कि मैं अभी बैठ करके लैपटॉप पे 600 वर्ड्स मेरी किताब के लिखूंगा, जैसे अपन स्पीड ऑथर में लिखते हैं। ठीक है, तो 600 वर्ड्स में लिखूंगा, ये आपका गोल था लिखने का। अब जब आप बैठ करके सोच रहे हो 600 वर्ड्स, तो बड़ा लगेगा। तो आप क्या करो? पहले अवेयरनेस, फिर इंटेंशन, एंड देन एक्शन। ज्यादातर अवेयरनेस और इंटेंशन स्टेज पे पूरा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो एक्शन आप जो पहला स्टेप है वो जाके ले लो। लेकिन अगर अभी भी लग रहा है कि कुछ रेजिस्टेंस है,
तो एक्शन को मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज करने का मतलब है ओनली प्लान फर्स्ट 2 to 3 मिनट ऑफ द एक्शन। टोटल एक्शन को, टोटल काम को मत सोचो, टोटल टास्क को मत सोचो। उस टास्क के पहले 2-5 मिनट करने हैं, उतना ही टास्क लो बस। तो अगर मुझे 600 वर्ड लिखने थे, तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, अभी मेरा मूड नहीं है तो मैं 600 नहीं लिखूंगा, मैं जाकर के सिर्फ 50 वर्ड्स लिख दूंगा। देखिए, आपका ब्रेन ना प्रोग्राम्ड है 1-0 में सोचने के लिए। हम लोग ग्रे एरिया जानते ही नहीं है कि 1-0 के बीच में भी बहुत चीजें होती हैं, कि या तो मुझे करना है या फिर मुझे नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है, नहीं करना और करना ही ऑप्शन नहीं है, बीच के ऑप्शंस भी निकाल सकते हो आप। और आप देखोगे इससे होगा क्या, दैट यू विल बिल्ड मोमेंटम। आप इससे मोमेंटम बिल्ड करोगे। तो पूरे टास्क को ना लेकर के जस्ट टेक अ सेगमेंट ऑफ द टास्क, इस पूरे टास्क का एक स्मॉल सेगमेंट आप ले लीजिए। तो अगर आपको 600 वर्ड्स लिखने थे, तो 600 वर्ड्स लिखने की जगह आप क्या सोचेंगे, आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि मुझे 100 वर्ड्स लिखने या 50 वर्ड्स लिखने। क्लियर है? क्रिएटिंग मिनी हैबिट्स देखिए अलग चीज है, ठीक है। हम एक्शन की, एक्शन इज नॉट हैबिट। जब एक एक्शन बार बार करके ऑटोमेटिक हो जाए तब वो हैबिट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हैबिट से मत जोड़िए आप। आया विल बिकम योर हैबिट। ये एक्शन को पहले कुछ मिनट में डिवाइड करना, वो नहीं, दिस टेक्निक लगाना विल बिकम योर हैबिट। तो यहाँ पे तो हम एक्शन की बात कर रहे हैं। जो एक्शन है उसको एक स्मॉल सेगमेंट में तोड़ना है। आदत अलग चीज है, राइट। आदत क्या होती है? हैबिट इज व्हेन एक्शन इज ऑटोमेटेड। तो अब यहाँ पे तो हर बार अलग अलग एक्शन मिलेगा ना आपको। तो आप सपोज आपको अगर जिम जाना है और आप उसे प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, तो आप पूरा जिम जाने के बारे में मत सोचो। अवेयरनेस हो गई, रेजिस्टेंस को रिलीज किया, इंटेंशन रिलीज करी कि क्यों मुझे जाना है, नहीं गया तो क्या होगा। और उसके बाद भी अगर रेजिस्टेंस या तो मोमेंटम आ गया तो आप चले जाओगे, लेकिन अगर अभी भी मोमेंटम नहीं आया तो जस्ट प्लान अ सेगमेंट ऑफ द टास्क। पूरे टास्क का स्मॉल सेगमेंट प्लान कर लो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिम के कपड़े पहनूंगा और जाकर के सिर्फ वॉक करके आऊंगा। दैट्स इट। क्लियर? सर बट इफ माइंड इज इवन नॉट रेडी फॉर स्मॉल एक्शन, फिर मस्त रहे, जिए प्रोकेस्टिनेशन के साथ, क्या दिक्कत है? राइट। आप आके मुझे ये कह दोगे सर विल पावर इंप्रूव करनी है, मैंने एक्सरसाइज बताई, फिर आप बोलते हो सर विल पावर इंप्रूव करने की एक्सरसाइज करने के लिए विल पावर कहाँ से लाऊं? वो मैं कैसे बताऊं फिर? तो अगर आप में स्मॉल भी करने की इच्छा नहीं है तो फिर मस्त रहिए ना, फिर करना ही क्या है जिंदगी में? नहीं, इतना जीवन कटा है, आगे का भी कट जाएगा। टेंशन क्या लेने की जिंदगी में? ठीक है, फिर मस्त रहिए। जब स्मॉल एक्शन ही नहीं हो रहा है, फिर क्या करना है बताइए? क्या चाहते हैं? कोई चूरन दे दूं, गोली दे दूं? कोई चूरन लिख के दे देता हूँ कि ये चूरन खाओ सुबह शाम, उससे हो जाएगा। फिर कहोगे कि चूरन खाने के कैसे लाएं, ये भी नहीं खाया जा रहा है। ठीक है, फिर कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। एक बेसिक एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बस इतना देखें कि डोंट डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिल्ड मोमेंटम। मोटिवेशन का वेट मत करो, मोमेंटम बिल्ड करो। ये जो स्मॉल टास्क करने का कारण ही है। क्या आप कहोगे कि फिर लेकिन सर फायदा तो जिम जाने से मिलेगा ना, सिर्फ जिम के कपड़े पहनने से थोड़ी फायदा है। जिम के कपड़े पहनने से फायदा नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम जाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस में पहले के 2-4 काम आगे के काम के लिए मोमेंटम बिल्ड करते हैं। सो जो लोग स्मार्ट होते हैं ये मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, ये मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं। समझे आप? तो जब आप स्मॉल टास्क प्लान करते हैं तो यू बिल्ड मोमेंटम।
आप मोमेंटम बिल्ड कर रहे हो। और न्यूटन का नियम है ना, दैट थिंग्स इन मोशन विल स्टे इन मोशन, राइट। तो यू विल बिल्ड मोमेंटम, आपको मोमेंटम बिल्ड करना है, ठीक है। सो मोटिवेशन पे निर्भर मत रहो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन, लर्न टू बिल्ड मोमेंटम। एक क्रिया से दूसरी क्रिया का मोमेंटम बिल्ड करना सीख, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। और जो मैंने कारण बताए प्रोकेस्टिनेशन, उसमें से एक कारण और हो सकता है, वो हो सकता है कि जब आप में एनर्जी ही नहीं है, यू आर डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी, यानी कि आपके मल्टीविटामिन्स नहीं है आपके अंदर, डाइट प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन बिगड़ा हुआ है, दिन भर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी, लेथार्जिक हो आप, ठीक है। तो ये भी प्रोकेस्टिनेशन का कारण बन सकता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। वर्क करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी तो वर्क होती है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी और वर्क तो हमने बेसिक साइंस में पढ़ा है ना, एनर्जी और वर्क आपस में जुड़े हुए रहते हैं ना। तो एनर्जी नहीं है तो वर्क कैसे होगा? वर्क आएगा ही नहीं, बेसिक डेफिनेशन दोनों की जुड़ी हुई है। तो अपनी एनर्जी पे काम करो। तो जिनको ये है कि स्मॉल एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, इसका मतलब आप में एनर्जी ही नहीं है, शरीर में ऊर्जा ही नहीं है आपके। तो थोड़ा अपनी ऊर्जा पे काम करो। और उसके लिए क्या करना है सर? थोड़ा खाओ ठीक, न्यूट्रिशन अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो, पानी पियो, ब्रीदिंग अच्छी रखो, मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रॉपर रखो, नींद अच्छी लो, ठीक है। तो अपनी बायोकेमिस्ट्री भी अच्छी रखें, ठीक है, तो देन इट विल हेल्प। तो कई लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण यही होता है उनका, कि बायोकेमिकली डिप्लीटेड है कंप्लीटली, तो भी आप प्रोक्रेस्टिनेटर की फेज में आ जाते हो। तो बाय नेचर आप नहीं हो प्रोक्रेस्टिनेटर, मगर आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी बन गई है कि वो आपको प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है। तो इसका भी ख्याल रख लेना। डन। अब तो निकाल दोगे प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, एक चीज और बता दूं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपको, कि सारा प्रोक्रेस्टिनेशन नेगेटिव नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा होता है जो आपके लिए पॉजिटिव है, उसके साथ आपको कोई ज्यादा छेड़खान करने की जरूरत नहीं है। तो कई लोगों की ये आदत होती है कि सपोज आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है कि आज 12 मार्च है और 18 मार्च को आपको जमा कराना है, तो 12 तारीख से 16 तारीख तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। लेकिन 17 की सुबह होते ही न जाने क्या हो जाएगा आपको, अब आप 12 12 घंटे बैठोगे 2 दिन और प्रोजेक्ट टाइम पे जमा करा दोगे। प्रोजेक्ट टाइम पे जमा भी हो जाएगा और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अगर टाइम पे एंड में हो जाता है और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो आपके ब्रेन ने कैलकुलेशन बना रखी है कि जब मेरे को इतना प्रेशर आएगा तब मैं अपनी सारी क्रिएटिविटी, एनर्जी, मेमोरी, फोकस, सब चीजें मैं अनलीश कर दूंगा। तो उसने थ्रेशोल्ड बनाया है। तो वो मेंटली कैलकुलेट आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से वो मेंटल कैलकुलेशन, आप कॉन्शियसली 6 दिन मिले हैं आपको, लेकिन उसने मेंटली कैलकुलेट कर लिया कि मेरे लिए 2 दिन इनफ है। तो मैं अपने सारे रिजर्व जो है, मेरे टूल्स, मेरे रिसोर्सेज को मैं 2 दिन पहले ही एक्टिवेट करूंगा, तब तक मैं करने नहीं दूंगा इसको। ऐसे में आप 6 दिन पहले करने भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, आपका मेन काम वो लास्ट के 2 दिन पे ही होगा। रो करके 20% ही करोगे बाकी के 4 दिन में। तो अगर आप ऐसे टास्क में हो जहां पे आपको एंड में आप फिनिश कर लेते हो और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो आज के बाद में उस प्रोकेस्टिनेशन से आप फ्री हो जाओ, दैट इज पॉजिटिव प्रोकेस्टिनेशन, दैट इज नॉट नेगेटिव। दैट योर ब्रेन हैज अडेप्टेड टू वर्क एफिशिएंटली अंडर स्ट्रेस।
कि जब उसे स्ट्रेस मिलता है तो आपका ब्रेन ज्यादा बेटर तरीके से उसे अडेप्ट कर पाता है और काम कर पाता है। तो फिर इट इज ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर फिर वो 4 दिन एंग्जाइटी बनी रहती है, फिर उसका क्या? वो चली जाएगी ना। एंग्जाइटी क्यों बन रही है? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इसे, इसलिए एंग्जाइटी बन रही है। आज के बाद एक्सेप्ट कर लो कि मुझे मेरे ब्रेन को ट्रस्ट करो उस पे, उसे बोलो, उसे पता है कि वो 2 दिन में फिनिश कर देता है और प्रीवियस रिकॉर्ड भी यही है, सो देन इट डजेंट मैटर टू मी। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं कर पाते हो एंड में भी, और आपकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है काम की एंड में, फिर आप घास काटते हो, अगर ऐसा कुछ है देन यू हैव टू शिफ्ट। सो इफ यू फिनिश इन टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, देन डोंट ट्राई टू चेंज इन दैट एरिया। उस एरिया में अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हाथ भी मत लगाओ, उसे एज इट इज चलने दो। क्लियर? तो बताएं जरा, आज की क्लास में से क्या लेकर के जा रहे हैं आप? आज की क्लास बिल्कुल एक साइनोसोडल वेव की तरह थी, मतलब ऊपर नीचे कहाँ कहाँ पे जा करके आई है, अलग अलग जगहों पे चली गई है आज। आया टेक्निक कॉन्शियसनेस। होल क्लास इज टेक अवे। अवेयरनेस इंटेंशन। टेक स्मॉल एक्शन। बीए के पैटर्न। बिल्ट मोमेंटम। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिम्बिक ब्रेन एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। गुड। तो हम मिलेंगे अभी। आई थिंक 17 मार्च को है एसीडब्ल्यू की क्लास, जो करंट बैच है उनके लिए। तो विवेकानंद कोच विद इन 17 मार्च को मिलते हैं आप लोगों से, 17 मार्च को। जिन्होंने अटेंड कर लिए उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो मत कंफ्यूज होना। जो लोग अवेकन द कोच विद इन कर चुके हैं, आप लोगों के लिए नहीं है वो। जिन लोगों ने भी अवेकन द कोच विद इन क्लास अटेंड नहीं करी है और वो करना चाहते हैं अवेकन द कोच विद इन क्लास, सुपर कोच के एप्लीकेशन के लिए क्लास होती है। जो भी लोग कोचिंग को समझना चाहते हैं, उसमें पार्ट टाइम फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए होती है। ठीक है, तो जिन्होंने अटेंड कर ली उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है। सर सोल रिसेट क्या है? सो सोल रिसेट बेसिकली एक मेरी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, एक प्रकार का स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिम बनाया है हमने ऑनलाइन, ये वो है। ठीक। लेकिन अभी जो आप लोग करंट बैच में, अभी आपको इसी बैच पे फोकस करना है, तो जब आप लोगों के लिए उसकी जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कब उसमें एनरोल करना चाहिए आप। चलिए जी। सर फोकस पे एक क्लास देते सर। हाँ यही तो, क्लास में फोकस नहीं होता इसीलिए तो प्रॉब्लम है, पिछली क्लास ही फोकस की थी। ठीक है, पर तुम्हारा फोकस कहाँ था? मजे तो नहीं ले रहे मेरे? कि फोकस की क्लास के तुरंत। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। टीम से रिकॉर्डिंग ले लेना अभी। पिछले वेडनेसडे ही सुपर को इसी यही फोकस की क्लास थी। ठीक है। चलिए ठीक। 17 तारीख को मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एवरीबॉडी।